रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। कह रहे हैं कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है इसका रेगुलेशन होता है, ये ऑटोनॉमस नहीं होता बल्कि इस पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म रन करती है। कौन सी होती है? विशेष तौर पर हार्मोन का इम्पैक्ट होता है इस पर। किसका होता है? हार्मोनल रेगुलेशन होता है यहाँ पर। तो जरा हमें उसे चर्चा करनी है कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म रन करती है उसमें होता है एक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म सिस्टम बोलेंगे इसको, और इसे हम शॉर्टकट में रास कहते हैं, RAS, रास। ठीक है, ये पहली मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। जो दूसरी मैकेनिज्म काम कर रही है वो है ADH सिस्टम। ADH एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और तीसरी जो मैकेनिज्म होती है वो ANF की होती है, ऑट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ऑट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डाईयूरेटिक सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास। ADH एंटी डाईयूरेटिक सिस्टम, और तीसरा है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, कहेंगे सिस्टम नहीं, हार्मोन, H फॉर हार्मोन। और तीसरा है ऑट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। जैसे ANF बनता है इसी प्रकार से BNF होता है। जो BNF होता है वो होता है ब्रेन का, ब्रेन ऑट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। BNF भी बनता है लेकिन आपके कोर्स में ANF का ही रोल है, केवल BNF नहीं बताया गया है। तो ये ब्रेन से बनने वाले ये होते हैं विशेष प्रकार के पेप्टाइड्स। ये केमिकल्स जो है विशेष प्रकार के पेप्टाइड्स होते हैं और ये वैसो डायलेटर की तरह रोल प्ले करते हैं। वैसो डायलेटर का मतलब खून की नली का डायमीटर बढ़ा देते हैं, ठीक है, BP को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक, ये तीन मैकेनिज्म वर्क कर रही हैं। सबसे पहले हम रास की मैकेनिज्म समझेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। फर्स्ट नोट कर लिया इसको। तो पहला हम चलेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की बात करेंगे। इसे जानने के लिए आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की बात करनी पड़ेगी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ये क्या चीज होता है? कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? ये कौन है? कुछ समझ में आ रहा? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ग्लोमेरुलस। ये कौन है? ये कौन है? नेक छोड़ो, PCT। ये कौन है? ये कौन है? ऐसे घूम के आया, डायरेक्ट नहीं गया। उस डायग्राम में तो हमने दूर से दिखा दिया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
बल्कि ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, एफरेंट और इफरेंट का जो वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी के बीच में से निकल के ऐसे आता है। बस इधर से निकल रहा था और हमने चाकू से काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि हमें दिखाना है कि इसकी दीवार में विशेष प्रकार की सेल्स हैं और इन सेल्स को मैकुला डेंसा सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? द वॉल ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेड अप ऑफ स्पेशल सेल नोन एज मैकुला डेंसा। सेल्स ये किसमें उपस्थित है? डीसीटी का ल्यूमेन होता है, ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बात समझ में आ रही है? यहां पर विशेष प्रकार की एंडोथीलियल सेल्स होती हैं। किसमें है? एफरेंट आर्टीरियोल में। इन सेल्स को हम नाम क्या देते हैं? इनको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या बोलेंगे? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। और यहां पर विशेष प्रकार की सेल्स इस एरिया में होती हैं, इनको हम सेल्स ऑफ लेकिस कहते हैं। सेल्स ऑफ लेकिस या पॉलीकिसन सेल कहा जाता है इनको, दूसरे नाम से भी जानते हैं। अगर इस सेल को सेल नंबर 1 माने, इसे हम सेल नंबर 2 माने, इसे हम सेल नंबर 3 माने, तो सेल 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? फटाफट या तो फोटो खींचो या डायग्राम बनाओ, जल्दी से फोटो खींच लो, अच्छा रहेगा, जल्दी करिए। हो गया? ना आवे तो खड़ा होकर खींच लो। इस डायग्राम में हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता क्या है। तो ये 3 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता, तीनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होती हैं, और ये तीनों मिलकर के जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाती है। इसकी डिटेल मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेडिकल फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, उतना डिटेल नहीं है, बस जितने पर सवाल आप जान जाएं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल होती है, एक विशेष प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करती है, दैट इज नोन एज रेनिन। क्या सेक्रेट करती है? लिखो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल सेक्रेट हार्मोन रेनिन। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल सेक्रेट द हार्मोन known as renin। लेकिन ये हमेशा नहीं सेक्रेट करती है, एक कंडीशन बनती है, उस समय ये सेक्रेट करती है। ठीक है, अब ये डायग्राम हटा देंगे। यहां तक क्लियर कर दिया मैंने आपको। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होती हैं? रेनिन का सेक्रीशन करती हैं। ठीक है, ये कब सेक्रीट करती हैं? जब जीएफआर गिरता है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाता है, उस समय ऐसा होता है। ठीक है, अब मिटा दे रहे हैं सारी चीजें। अब यहां पर देखिए आप कि ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये जब स्टिमुलेट होती तो रेनिन का सेक्रीशन होता है। क्वेश्चन है कब? तो कह रहे हैं कि पहली कंडीशन क्या बनेगी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? फॉल्स, कम हो जाता है। कितना होने लगता है? बिलो 125 मिलीलीटर पर मिनट
इस रेट से भी कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाता है। ये किसी भी कारण से हो सकता है। कौन सा कारण बन सकता है? कौन सा कारण बन सकता है? जब इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बढ़ जाए। एफरेंट पर कोई असर नहीं, किस पर पड़ा? इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बढ़ जाए या एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर घट जाए तो ऐसा होगा। इससे क्या हुआ? जीएफआर डाउन हो गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटते ही जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या हो जाएंगे? जेजीसी स्टिमुलेटेड क्या काम करेंगी? सेक्रीट रेनिन। क्या निकालेंगी? रेनिन। अब रेनिन हार्मोन ब्लड में आएगा, रेनिन रिलीज्ड कहां पे आ गया? इन ब्लड। यहां से कहां पहुंचेगा? रीच टू कहां पर जाएगा? लीवर में। लीवर से क्या निकलेगा? नाउ लीवर सेक्रीट एंजियो टेंसिनोजेन। इस एंजियोटेंसिनोजेन पर रेनिन क्या काम करेगा? इसको किस में कन्वर्ट करेगा? एंजियोटेंसिन किस में? एंजियोटेंसिन 1 में। अब इस पर एक्शन किसका होगा? कन्वर्टिंग एंजाइम का। कन्वर्टिंग एंजाइम कहां से आ रहा है? फ्रॉम लंग्स, हमारे फेफड़े से आ रहा है। अब इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन सेकंड में। दिस एंजियोटेंसिन हैज 2 रोल्स। इस एंजियोटेंसिन के 2 रोल हैं। पहला क्या काम करेगा? एक्ट्स एज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। एक ही रोल है इसका, दूसरा नहीं। एंजियोटेंसिन ये क्या काम कर रहा है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह रोल प्ले कर रहा है। लिख लिया सभी ने? फिर किस में कन्वर्ट किया इसको? ये कह रहे हैं कि साहब फिर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर कर रहा है तो क्या होगा? द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल क्या हो जाएगा? है डेक्रीज करेगा। तभी तो जीपी बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर प्रेशर, क्योंकि फिल्ट्रेशन स्लो हो रहा है भाई। तो फिल्ट्रेशन स्लो हो रहा है, इसका मतलब जीपी डाउन हुआ है, ग्लोमेरुलर प्रेशर। तो ग्लोमेरुलर प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए क्या होगा? अरे इसको ऐसे समझिए, ये जो है ये है। अब यहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन स्लो हो रहा है, जीएफआर क्या हुआ है? जीएफआर डिक्रीज किया है, यानी क्षण कम रहा है। तो अगर इसको और सिकोड़ दें तो ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, बस फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो एंजियोटेंसिनोजेन है, एंजियोटेंसिन किस पर काम कर रहा है? यहां पर काम कर रहा है। किस पर? इफरेंट आर्टीरियोल पर, और इसके डायमीटर को कम कर दे रहा है। ये बात समझ में आ गई? इसके डायमीटर को कम कर दे रहा है, बस जीएफआर क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म आप समझ पाए हैं किसकी है? ये है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। सबको समझ में आ गया? अब चलिए दूसरी मैकेनिज्म। कह रहे हैं कि इस कारण से अगर जीएफआर बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर रास ज्यादा काम करने लगे, रेनिन एंजियोटेंसिन अगर ज्यादा काम करने लगेगा तो क्या होगा? तब आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाएगा, तो इससे यूरिन ज़्यादा बनने लगेगी। तो यूरिन ज़्यादा बनेगी तो शरीर से पानी का नुकसान होने लगेगा। ये मैकेनिज्म किस में पढ़ने चल रहे हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन में, एडीएच, कॉन्सेप्ट ऑफ एडीएच। वहाँ पर चलिए, इसको जल्दी करिए। हो गया है? मिटा रहे हैं। नेक्स्ट अगली मैकेनिज्म है किसकी? एंटी डायूरेटिक हार्मोन की है। नेक्स्ट मैकेनिज्म एडीएच।
अब अगर GFR बढ़ गया है, ADH की बात कर रहा हूं, ADH एक हार्मोन है, क्या है ये? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कहां से निकल रहा है? फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन? ADH। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यू नो एंटी डाईयूरेटिक क्यों कहते हैं? पहले हम डाईयूरेसिस समझ लें क्या चीज होता है। अब देखिए आप कब निकलेगा ये। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? रास कब एक्टिव था? जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम था। और ADH कब एक्टिव होगा? जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सेस यूरिन बनेगी। इस बीमारी का नाम क्या है? पॉली यूरिया, बहुमूत्रता कहते हैं इसको। पेशाब ज़्यादा बनेगी। नहीं, वो दूसरी चीज़ है, हम बताएंगे अभी आपको। पॉलीयूरिया एक अलग कंडीशन है, और जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो ADH की कमी से होता है। तो यहां पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन थोड़ा कम हुआ है ना ना। अगर GFR बढ़ जाए तो ADH की वजह से थोड़ा हुआ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा हुआ है किसकी वजह से? रास की वजह से या किसी और कारण से। तो इससे जब यूरिन ज्यादा बनेगा तो इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहेंगे। अगर ADH आपकी बॉडी में ना बने तो उसके कारण होता सेम है कि यूरिन ज़्यादा बनेगी, लेकिन फिर उस बीमारी को हम डायबिटीज इंसिपिडस इसलिए कहते हैं क्योंकि शुगर भी रिलीज होने लगता है। क्योंकि ADH का काम कहाँ पर है? कलेक्टिंग डक्ट पर और DCT पर। हमने आपको इसके पहले बताया था कि वो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कराती है। लेकिन अगर ADH नहीं बन रहा है तो फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसलिए वो यूरिन में आने लगेगा। उस बीमारी का नाम ग्लूकोसयूरिया है, तो वो दूसरी चीज़ है। तो यहां पर पॉलीयूरिया का मतलब यूरिन ज़्यादा बन रही है, इसलिए लिखा है एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन। तो क्या हो गया? पॉलीयूरिया। अब चूंकि यूरिन ज़्यादा रिलीज हो रही है तो इसके साथ पानी का नुकसान भी होगा। क्यों भैया? यूरिन पाउडर है क्या है? यूरिया पाउडर पानी में घुल कर जा रहा है, तो यूरिन पाउडर तो है नहीं, तो पानी में घुल कर जाएगा, तो आपके शरीर से पानी का नुकसान हो रहा है। तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, इस कहानी को अभी देखिए, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, पानी का नुकसान हो रहा है, इस घटना को क्या बोलते हैं? डाईयूरेसिस। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाईयूरेसिस। अगर यूरिन में पानी का ज़्यादा नुकसान हो तो इस घटना को डाईयूरेसिस कहा जाता है। और पेशाब ज़्यादा बनना पॉलीयूरिया है। दोनों एक साथ हो रहे हैं, कहानी अलग अलग है। तो पानी का नुकसान डाईयूरेसिस है। यूरिन ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा तो इसको डाईयूरेसिस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पॉलीयूरिया। लेकिन इस यूरिन के ज़्यादा नुकसान से पानी का भी नुकसान हो रहा है, तो पानी का नुकसान होना डाईयूरेसिस है। बात समझ गए? अब आपके ब्लड से पानी निकलकर बाहर चला गया तो आपका सेल साइटोप्लाज्म क्या होगा? वो ड्राई होने लगेगा। तो सेल साइटोप्लाज्म इन बॉडी सेल्स क्या होगा? ड्राई। मतलब क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। सेल साइटोप्लाज्म गाढ़ा होने लगेगा तो डिहाइड्रेशन कहेंगे इस घटना को। इससे क्या होगा? इससे आपको जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन सेल सरफेस, गेट एक्साइटेड। ऑस्मो रिसेप्टर्स सेल सरफेस पर उत्तेजित हो जाएंगे। फिर यहां से सिग्नल कहां जाएगा? सिग्नल टू हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। कहां पर सिग्नल जाएगा? ब्रेन के हाइपोथैलेमस को जाएगा ये सिग्नल। ध्यान से देखिए, क्रम फ्लो चार्ट हम आपको बता रहे हैं। यूरिन का ज़्यादा नुकसान हुआ, पॉलीयूरिया। पानी का नुकसान इस कारण से हुआ, डाईयूरेसिस। फिर इससे सेल साइटोप्लाज्म इन बॉडी सेल बिकम ड्राई, द कंडीशन इज गोइंग डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन होने से क्या हुआ? ऑस्मो रिसेप्टर सेल सरफेस पर गेट एक्साइटेड। इससे क्या हुआ? सिग्नल सेंड टू हाइपोथैलेमस। आपके हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल भेज दिया गया है
अब क्या होगा, अब आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो कौन है, दिस वन इज द हाइपोथैलेमस एंड दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। ये कौन है, HT। यहां पर एक सेंटर है एंड दिस सेंटर इज नोन एज थर्स्ट सेंटर। कौन सा सेंटर है ये, प्यास का केंद्र, भूख का केंद्र। ये सब कहाँ स्थित होते हैं, सब हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में होते हैं। अब क्या हुआ, जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस है ये उत्तेजित हो गया। उत्तेजित होने के बाद ये क्या काम करेगा, तो सिग्नल सेंड टू हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, रिलीजेज। क्या रिलीज करता है, ADH। किधर से, थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये अपना हार्मोन नहीं है, हार्मोन तो ये हाइपोथैलेमस का है, रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। अब ADH कहां पर आएगा, ब्लड में। ब्लड से ये कहां पर जाएगा, पहुंचेगा कहां पर, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन पर पहुंच जाएगा। इससे क्या हुआ, और एक मैकेनिज्म साइड बाय साइड और चल रही है। क्योंकि हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट कर गया है, तो आपको प्यास लगेगी, दौड़कर पानी पी लेंगे। पिएंगे या नहीं पिएंगे, है भाई, प्यास लगी है तो पनिया पिएंगे नहीं, पानी पी लेंगे दौड़कर। पानी पीने से क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए थैंक्स गॉड। लेकिन क्या आपने उस व्यवस्था का इलाज कर दिया है जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा बन रही है। भाई आपने तो डिमांड के अनुसार पानी पी लिया है, लेकिन क्या इसके रूट काज में गए, एक्सेस यूरिन बनने का जो कारण बना हुआ है उसका इलाज किया आपने, कहां किया, आपने तो खाली पानी पी लिया। भाई अरे भाई, आपकी छत टपक रही है तो क्या करेंगे, आपके ड्राइंग रूम में जो पानी कलेक्ट हो रहा है उसको उलीच देंगे और क्या कर देंगे, क्या आप बारिश बंद कर लेंगे। तो आपने क्या उस घटना जिसके कारण ये प्रभाव हुआ है, आपकी छत टपक रही है, तो या तो आप बारिश बंद करा दीजिए या अपनी छत की रिपेयरिंग कर लीजिए। नहीं, आपके ड्राइंग रूम में पानी भर रहा है तो पहला तुरंत काम क्या करेंगे, जो पानी ड्राइंग रूम में आ रहा है उसको उलीचेंगे कि तुरंत बरसतवे में मिस्त्री बुला लाएंगे और छतों रिपेयर कर लेंगे, सारा काम कर लेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे, जो आपको प्यास लग रही है पहले उसका इलाज करेंगे, तो तुरंत पानी पिएंगे, अर्थात आप ड्राइंग रूम से पानी को उलीच दिए हैं। लेकिन जो घटना का कारण बना हुआ है वो कौन है, वो आपकी छत खराब है। अब इस छत की रिपेयरिंग करने का काम करेंगे आप, यानी GFR बढ़ा हुआ है जिसके कारण यूरिन बार बार निकल रही है। तो आप जितना पानी पियोगे अभी तुरंत जाओगे फिर पेशाब, पानी पियो पेशाब जाओ, पानी पियो पेशाब जाओ, पानी पियो पेशाब जाओ, पानी पियो पेशाब, यही काम है क्या हमारा, पानी पियो पेशाब जाएं। तो हम इलाज करेंगे कि नहीं करें, किडनी पर लोड भी तो बढ़ रहा है, किडनी पर लोड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो किडनी फेल हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इलाज करो, किस चीज़, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकलता है, कहता है रुको तू पनिया पियो के बाद हम बताई थे, अब आदमी से कहे तू पानी पी, अब बताई थे कर हम, तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो बढ़ा हुआ है उसको डाउन करने का इंतजाम करेगा। तो पूछेगा क्या हो गया, कहने लगे साहब बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो पहुंच गए DCT पर, कहने लगे जितना पानी फिल्टर हो रहा है हम रीअब्जॉर्ब कर देंगे, यानी उलीचने का काम शुरू कर दिया। पानी आ रहा पानी बहाओ, पानी आ रहा पानी बहाओ, किसने किया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ने। लेकिन इतने काम नहीं करता, इतना ही काम नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का केवल इतना ही काम है जितना वो कर सकता है। क्या काम किया कि कलेक्टिंग डक्ट और DCT में वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया। तो जितना पानी आपका यूरिन से नुकसान हो रहा था, रास ने कहा हम छानेंगे, ADH ने कहा हम एब्जॉर्ब करेंगे, तू छानो हम एब्जॉर्ब करें, तू बरसो और हम उलीची। अरे बारिश कहता है हम बरसेंगे, बादल कहता है, तो आप कहते हैं हम उलीच कर बाहर करेंगे, दोनों जने झगड़ा कर रहे हैं, तो कहीं हम पानी भरब और कहीं हम पानी निकारब। रास ने कहा GFR बढ़ा हुआ है इसलिए फिल्ट्रेशन बना रहेगा, ADH ने कहा तुम छानो और हम सोख लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंश्योर करता है ADH, कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट पर। क्या इतने से काम चल जाएगा, नहीं, लेकिन राहत रहेगी, राहत रहेगी। और उधर आप पानी पी लिए हैं तो आराम तो मिल गया। और इसी समय ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को उत्तेजित करता है, कौन, ADH। इसी समय एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है।
तो वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। आप ये मैकेनिज्म समझ गए कि नहीं यहाँ तक? यानी कि ब्लड में रिलीज हुआ और डीसीटी पे आया, अब यहां से क्या करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज्ड। इसलिए ये पानी का जो नुकसान हो रहा है उसको कुछ हद तक रोकने में साबित हो जाएगा सही। इसीलिए इस हार्मोन का नाम क्या पड़ा, डाईयूरेसिस। माने क्या, अभी हमने आपको बताया पेशाब से पानी का नुकसान होना डाईयूरेसिस है, तो पानी का नुकसान ना होने दे तो घटना क्या होगी, एंटी डाईयूरेसिस। इसलिए इस हार्मोन का नाम पड़ा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, लेकिन क्या मुख्य घटना का इलाज हुआ? जीएफआर अभी भी बढ़ा हुआ है, तो एडीएच तो तत्काल राहत लेकर आया है, इसलिए ये असहाय महसूस होता है। तो तीसरी मैकेनिज्म शुरू हो जाती है और उसका नाम क्या है, एएनएफ। अब एएनएफ क्या है? थोड़ी देर में एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बढ़ने लगेगा। ध्यान से सुनिए मैकेनिज्म को, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। जीएफआर अभी भी बढ़ा हुआ है, उसने कहा हम छानेंगे, इसने कहा हम एब्जॉर्ब करेंगे। द्वंद्व मचा हुआ है, रार मची हुई है, यहां पर महाभारत चल रहा है, कुरुक्षेत्र है। नेफ्रॉन क्या हो गया, कुरुक्षेत्र। लड़ने वाले कौन है, दो, रास और एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। रास ने कहा जीएफआर बढ़ाया हूं, फिल्ट्रेशन होगा, जो करना हो कर लो। एडीएच ने कहा हम सोखेंगे, जो करना हो कर लो। इन दोनों की लड़ाई में एंटी डायूरेटिक हार्मोन कमजोर हो जाता है। जैसे जैसे जीएफआर बढ़ेगा एडीएच और बढ़ने लगेगा, फीडबैक मैकेनिज्म होती है। तो ज्यादा जीएफआर बढ़ेगा तो ज्यादा एडीएच निकलेगा। तो एडीएच अपने कम कंसंट्रेशन पर तो पानी को रीअब्जॉर्ब करा रहा है, लेकिन जैसे जैसे एडीएच का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, एट हायर कंसंट्रेशन the ADH starts acting as vasoconstrictor. No, vasoconstrictor की तरह काम करने लगेगा। यस यस, बहुत बारीकी से समझिए इसको। जीएफआर बढ़ा हुआ है, इलाज कौन है, एडीएच। जीएफआर बढ़ा हुआ है किसकी वजह से, रास। वो कह रहा हम छानेंगे ब्लड को, ये कहता हम रीअब्जॉर्ब कराएंगे, तो कहता हम और छानेंगे, तो ये कहता हम और एब्जॉर्ब करेंगे। इससे धीरे धीरे फीडबैक से क्या होगा, एडीएच बढ़ता जाएगा। एडीएच का जब कंसंट्रेशन एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो यह वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वर्क करने लगेगा और रास का साथ देने लगेगा। एक झूठ को 100 बार बोलो सच हो जाता है। दुष्ट के साथ रहिए तो आपकी सज्जनता ज्यादा दिन काम नहीं करेगी, कुछ दिन के बाद आप उसके प्रभाव में आ जाएंगे। थोड़ी देर तक विरोधी, बाद में हो गई दोस्ती। जैसे दूठू कुकुर लड़ते हैं आपस में सारे, तो पहले मौके पर अगर लड़ने लगे, बात तड़ा, उसके बाद क्या, अरे यार दोस्ती कर लो। हार जाएगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन सरेंडर कर देगा किसके सामने, रास के सामने। फिर कहेगा तो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात हम रात कहेंगे। यानी कि सिनर्जेस्टिक इफेक्ट हो जाता है इस हार्मोन का, किसके ऊपर, रास पर। यह सिनर्जेस्टिक इफेक्ट हो जाता है, सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। एंटीगायनोस्टिक एक होता है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, एक होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो सिनर्जिस्टिक एक ही दिशा में काम करने लगता है। अब क्या होगा कि आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन वही काम करने लगा जो रास कर रहा था, यानी कि जीएफआर बढ़ाने में मदद करने लगता है। अब देखो, आए थे दवा करने, बना दिया रोगी। एडीएच आया था इलाज करने, किस चीज का, कि पानी ज्यादा निकल रहा शरीर से, और काम क्या करने लगे, अब पनिया निकालने में मदद करने लगे। किसके साथ देने लगे, रास का। एट हायर कंसंट्रेशन एडीएच बिकम्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये तो तब है जब इसका नॉर्मल रेंज है, लेकिन धीरे धीरे फीडबैक से एडीएच बढ़ने लगेगा, और जब एडीएच बढ़ेगा तो हायर कंसंट्रेशन में एडीएच वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हो जाता है, और वो क्या काम करेगा, इसको और घटा देता है। कहता चलो अंदर, और अंदर सकरा कर देता है इसको, और सकरा कर देगा। कौन, एडीएच एट हाई कंसंट्रेशन। और रास भी यही कर रहा। रेनिन जो एंजियोटेंसिन बनाया था, तो एंजियोटेंसिन भी इसको घटा रहा है, और एडीएच हायर कंसंट्रेशन पर इसे घटा रहा है। तो फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाएगा कि नहीं है, फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ गया। ये सारी बात बैठकर प्यार से कौन देख रहा था, हैं, आपका हार्ट देख रहा था। आखिर दिल ही तो है, अपने ऊपर आ गया।
किसी दूसरे पर नहीं, दिल किस पर आ गया? अपने ऊपर आ गया। वो कैसे आ गया? जब ये दोनों मिल जाएंगे, कौन कौन? रास और कौन? एडीएच, और ये दोनों मिल करके यूरिन बनाना शुरू कर दिया, आपके शरीर को निचोड़ने पर लगे हैं कि सारा पानी निकाल के मार डालो इसको, तो दिल ही तो है, आ गया अपने ऊपर। कहा अच्छा मार डालोगे क्या इसको, इस आदमी को मार डालोगे तुम्हारी ऐसी तैसी। अब वो क्या होगा? अब वो क्या करने लगेगा? है कौन? एएनएफ, आर्ट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। आपके हार्ट के आर्कल की दीवार से ये हार्मोन निकलता है, इसीलिए आर्ट्रियम से निकले हुए हार्मोन को आर्ट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहा जाता है। ये एएनएफ वैसोडाइलेटर होता है। केवल किडनी पर ही नहीं, पूरे शरीर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन सभी के डायमीटर को हल्का सा फैला देता है। कर लेगा बढ़ाओ, बीपी डाउन कर देगा, और ब्लड प्रेशर जैसे डाउन करेगा जीएफआर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो एएनएफ लास्ट में वर्क करता है, और इसीलिए कहा गया है कि रास और एडीएच, इन दोनों की कंट्रोल मैकेनिज्म किसके हाथ में है? एडीएच उसके, एएनएफ के हाथ में है। तो एएनएफ की 2 लाइन लिख लो। एएनएफ एक्ट्स एज वैसोडाइलेटर। एएनएफ की मैकेनिज्म, एएनएफ एक्ट्स एज वैसोडाइलेटर। ANF acts as vasodilator. Released from the wall of atrium. Released from the wall of atrium of heart. Released from the wall of atrium of the heart and increases the diameter of blood vessels. Increases the diameter of blood vessels, reduces the blood pressure. Increases the wall of blood vessels, reduces the blood pressure and also GFR. GFR को भी घटा देगा। इसलिए क्या कहा गया है? Thus ANF has the actual control mechanism. Thus the ANF has the actual control mechanism over. Thus the ANF has actual control mechanism over RAS and ADH. Actual control mechanism over RAS and and ADH. इन दोनों पर एक्चुअल कंट्रोल मैकेनिज्म किसकी होती है? ANF की होती है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हमने आपको पढ़ा दिया है। इस चैप्टर के लास्ट में कुछ बीमारियां हैं। उन बीमारियों में से जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जलन होती है किसमें? नेफ्रॉन पोर्शन में। इसके अलावा ग्लूकोसूरिया, ये क्या होता है? यूरिन में ग्लूकोज का अपीयर होना, ये डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है, ADH की कमी से होता है। ये सारी बीमारियां आप पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। रीनल कैलिकुलाई, ये किडनी में स्टोन होता है, इसको आप जानते ही हैं क्या है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमने आपको बता दिया, ये कुछ बीमारियां हैं। और यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है, हालांकि ये तो मस्कुलर सिस्टम में बता देंगे हम आपको। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर एक्सक्रीशन समाप्त हो गया। जितने आने वाले क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया सब। मिक्चुरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि यूरिन का लॉस होता है, मतलब कि यूरिन डिस्चार्ज करना क्या कहलाता है? मिक्चुरेशन, ठीक है। तो अपने आप लिख लेना इसको कि मिक्चुरेशन एक प्रकार का जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी का। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है और 200 से 300 ml स्टोर करने की कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की। उसके बाद यूरिन पीरियडिकली डिस्चार्ज होता है। तो यूरिन का जो अर्ज बनता है और फिर उसे डिस्चार्ज करना, इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है जिसका नाम है एक्सक्रीशन, ठीक है। अगले चैप्टर में मस्कुलर मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे, टाइप ऑफ मसल्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।